काफी सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट लेनी बंद कर दी है और जो रीजन दिया है वो ये दिया है कि इतना इनफ्लो आ रहा था और जो स्मॉल कैप की कंपनियां हैं वो रेडी नहीं है इतना सारा पैसा लेने के लिए, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ओवर इन्फ्लेट हो चुके हैं स्मॉल कैप कंपनीज के। इसी के साथ साथ लास्ट ईयर काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने न्यू एसआईपी खोलना बंद कर दिया था, इसी के साथ साथ लमसम बंद कर दिए थे। एग्जांपल के तौर पे आप एचडीएफसी डिफेंस फंड को ले सकते हो। अब जो नेक्स्ट कमेंट मैं आपके सामने पिक करने वाला हूं ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है और इसी तरीके के काफी सारे कमेंट इस समय पे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर हैं, तो इस कमेंट से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अनिल जी का ये कमेंट है, ये कह रहे हैं कि सर मेरे करीब करीब 7 लाख रुपए के आसपास लॉस में जा चुके हैं क्योंकि जो डिफेंस फंड है वो करीब करीब 20% के आसपास गिर चुका है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। इसी के साथ साथ स्मॉल कैप के अंदर गिरावट है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि जो एडवाइजर था उसने बोला था कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, बट लॉन्ग टर्म में तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉस दिख रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पोर्टफोलियो में जो 3 म्यूचुअल फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड है इनके पोर्टफोलियो में, एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड है और इसी के साथ साथ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इसमें मैं क्या करूं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ गिरता ही जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज आप मेरे को इसमें सलाह दीजिए। और काफी सारे लोग हैं इस समय पे जो इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए कि भाई उन्होंने काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है लेकिन अब दिक्कत में आ चुके हैं। सो ये वीडियो अगर आप डिटेल में देख लेते हो तो ऐसे सिचुएशन से आप आसानी से निकल सकते हो। और काफी सारे एडवाइजर होते हैं जो आपको सही सलाह नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ कमीशन के चक्कर में आपको फंसा देते हैं। उनसे कैसे बचना है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एचडीएफसी डिफेंस फंड के साथ हुआ क्या। लास्ट 1 साल के अंदर ये जो फंड है ये करीब करीब आपको 32% के आसपास के करेक्शन के आसपास दिख रहा है। अगर आप कह रहे हो कि भाई 20% का करेक्शन है तो आपने कहीं इसी जोन के आसपास खरीदा होगा जब ये ऑल टाइम हाई हिट करने वाला होगा। हमारे जो इलेक्शन आए थे उसी के आसपास। इसी के साथ साथ निपॉन इंडिया की बात कर लें तो निपॉन इंडिया तो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप के अंदर जो गिरावट है करीब करीब 20% की है। तो मेरे हिसाब से अच्छी गिरावट है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि जो मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास गिर चुकी है। पीएसयू की भी बात करेंगे तो भाई पीएसयू भी कुछ हद तक सेम ही लेवल की गिरावट के ऊपर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो 2 गलतियां हैं ये आपको हमेशा समझनी चाहिए। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप एक एडवाइजर की एडवाइस लेकर के ही इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन आपको अपना लगाना चाहिए। और अगर आप लॉजिकल ब्रेन लगाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जो एडवाइजर है उसने आपको क्या कह के चिपकाए होंगे ये फंड्स। आई नो वेरी वेल बिकॉज मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं। सबसे पहला जो चीज़ उसने बोली होगी वो ये है कि भाई जो डिफेंस है उसके अंदर हम नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाले हैं। इंडिया क्या आपको लगता है पूरी दुनिया को सप्लाई नहीं करेगा? हम नए नए मिसाइल बना रहे हैं, नए नए बम बना रहे हैं जो हम पूरी पूरी दुनिया को बेचेंगे। तो इंडिया के अंदर जो डिफेंस सेगमेंट है वो रॉकेट बनने वाला है। आप देखो जो गवर्नमेंट है वो भी काफी ज्यादा बुलिश है और इस तरीके की चीजें उस समय पे आपको बताई होगी। इवन जो मोदी जी थे और हमारे काफी सारे जो गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन है उन्होंने भी आकर के काफी ओपनली बोला कि भाई हम तो मतलब डिफेंस में आगे लगा देंगे, जो यूएस होगा वो हमसे परचेज करेगा डिफेंस इक्विपमेंट। लेकिन हुआ क्या? हुआ उसका उल्टा ही। जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए हमारे, उसके बाद डिफेंस के ऊपर अगर आप रीसेंट बजट देखोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है बहुत मेजर एक्सपेंडिचर हुआ है। जो लास्ट ईयर का था उसी की तरीके से आपको इस ईयर में भी दिख रहा है। दूसरी चीज, अब कोई बात नहीं करता एचएएल की, कोई बात नहीं करता बीएचईएल की, कोई बात ही नहीं करता कि भाई डिफेंस में क्या है। इवन अगर आप रिसेंट न्यूज को देखोगे तो हम 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की सोच रहे हैं, या तो हम यूएस से खरीदेंगे या फिर हम जाके रशिया से खरीदेंगे। लेकिन नेट इंडिया का जो डिफेंस सेगमेंट है वो बहुत पीछे है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी सेक्टोरल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, और ये प्रोमिनेंटली हर किसी की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है या करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये जो फंड है ये इस सेक्टर के अंदर है जो कि आगे चल करके ग्रो करेगा, और इंडिया क्या इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है या इंडिया लीडर बन सकता है। बेसिक एग्जांपल, क्या डिफेंस ऐसा सेगमेंट है जहां पे हम लीडर हैं या मतलब बहुत जल्दी बन सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हम बहुत पीछे हैं। अगर आप देखोगे फाइटर जेट में तो भाई हम जनरेशन ऑफ जनरेशंस पीछे हैं। सो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता डिफेंस फंड में हम कोई भी सुपर पावर बनने वाले हैं। हम अपनी कंजम्पशन ही पूरी नहीं कर पा रहे, सुपर पावर तो भाई दूर की बात है। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो भाई आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर है जो कि बूम करेगा। और डिफेंस के बारे में हमने काफी पहले, इवन जब ये म्यूचुअल फंड पीक पर था, आप डाल सकते हो कॉफी थिंकर एचडीएफसी डिफेंस फंड, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये फंड तब हमने डिस्कस किया था जब ये पीक पे था। दूसरी बात करते हैं एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड की, और इसके ऊपर तो ना जाने कितनी वीडियोस मैंने बनाई थी कि भाई एग्जिट कर लो। भारत 22 ETF आता था एक टाइम पे, मैंने बोला था भाई कुछ नहीं रखा इसके अंदर, आप निकल जाओ, उसमें एक्चुअली कुछ नहीं होने वाला। आज भी शायद मोस्ट वॉच वीडियो में से है हमारे चैनल के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो कमेंट है वो बहुत ही अलग तरीके के हैं क्योंकि वो पीक पर था। देखो जो पीएसयू सेगमेंट है
वो सिर्फ और सिर्फ तब चलते हैं जब भी आपके इलेक्शन आने वाले होते हैं। इलेक्शन आने से 1.5 साल पहले वहां पे पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए हमें, और इलेक्शन वाले दिन या उससे कुछ दिन पहले ही हमें उससे एग्जिट करना चाहिए। जो हमें डेटा बताता है, डेटा ये बताता है कि इलेक्शन होते ही पीएसयू जो है वो डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं और वो अगले 3-3.5 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं बनाते, बिकॉज गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ तब पॉजिटिव सेंटिमेंट चाहती है पीएसयू कंपनीज के ऊपर जब वो ये चाहती है कि भाई अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो निखर और हम लोगों को बताएं कि देखो एसबीआई ने कितना पैसा बनाया आपके लिए, कैनरा ने कितना पैसा बनाया आपके लिए, फलाना फलाना कंपनी ने कितना पैसा बनाया, क्योंकि वो पीएसयू कंपनीज हैं। तो इस वजह से वो चलते हैं और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है। ये भी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो भाई अगर आप मेरे से पूछोगे क्या इन दोनों में सेंस बनता है इन्वेस्ट रहने का, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। अगर आप चाहोगे यहाँ से एक अप मूव मिल जाए, मे भी शायद मिल भी जाए आपको कुछ टाइम के बाद जब बुल रन वापस आएगा, बट नेट यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ऑलरेडी इस चैनल पे काफी बार मैं ये चीज बता चुका हूँ, अगर कोई पुराना सब्सक्राइबर होगा तो आप जानते होंगे। अब बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कि क्या इसके अंदर से भी एग्जिट कर जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्मॉल कैप के इंडेक्स की बात करोगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स म्यूचुअल फंड, वहां पे गिरावट करीब 26% के आसपास की दिख रही है। वहीं पे जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसके अंदर गिरावट करीब 20% के आसपास की दिख रही है ऑल टाइम हाई से। तो ये एक बहुत अच्छा रिस्क है जो आपको दिख रहा है। मतलब इतना ये म्यूचुअल फंड गिरा ही नहीं है जितना इंडेक्स गिरा है, मतलब इंडेक्स से कम गिरा, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बीटा बहुत अच्छा है, अल्फा इसका अच्छा है, मतलब जब चलता है तो इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देता है। बीटा अच्छा है, जब ये गिरता है तो इंडेक्स से कम गिरता है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, ये बहुत अच्छा है। एक कंसर्न जो पहले काफी ज्यादा आ रहा था निप्पॉन इंडिया को लेकर के कि भाई इसका एयूएम साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या ये फ्यूचर के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की मेरी एनालिसिस वाली वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब भी बुल रन होता है तो जो एयूएम होता है वो एक्सपेंड होता है। क्यों? अगर आपने 10,000 रुपए कहीं डाले हैं वो डबल हो गए तो 20,000 हो गए, तो एयूएम 20,000 का हो गया। लेकिन वहीं पे जब बेयरिश मार्केट आती है तो जो एयूएम होता है वो कंप्रेस होता है, मतलब 10,000 का है तो 5,000 ही बचेंगे, क्योंकि 20-30% 40% गिर चुकी होगी मार्केट, तो एयूएम कंप्रेस हो जाएगा। तो जो एयूएम एक मेजर रिस्क दिख रहा था निप्पॉन इंडिया के केस में, वो भी कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ जा रहा है। इसी के साथ साथ आप ये भी समझो कि स्मॉल कैप के अंदर ऑलरेडी इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है कि अब बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता, 5-7-10% के आसपास दिखता है। और शायद मैं ये चीज काफी ज्यादा रिपीट में बोल रहा हूँ, और जब भी मेरे को काफी ज्यादा श्योरिटी होती है तभी मैं शायद वो चीज रिपीट में बोलता हूँ कि मेरे को लगता है यहाँ से 5-7-10% और गिर जाएगा एंड देन हम कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। अब जो 7 लाख का नुकसान है आपका, ये कॉम्पनसेट कैसे होगा? ये कॉम्पनसेट सिर्फ तब हो सकता है या तो आप लॉस बुक करो या फिर आप एसआईपी डाउन साइड करो, क्योंकि लमसम का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही नहीं इस समय पे, ज्यादातर म्यूचुअल फंड ले ही नहीं रहे। तो इस केस के अंदर एग्जिट जो मैं बोलना चाहूंगा, करना ही नहीं करना ये टोटली आपकी कॉल है। डिफेंस और पीएसयू से एग्जिट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। मेरे हिसाब से तो 6 महीने पहले कर देना था, लेकिन अगर आप आज भी करते हो तो ऐसा कुछ ही नहीं खोदोगे आप जो मार्केट आपको दोबारा से कमा के नहीं दे सकता। अगर आपको सेक्टोरल फंड्स ही लेने हैं तो सोचो व्हाट नेक्स्ट, कौन सी चीज अंडर वैल्यूड है। जैसे बैंक निफ्टी हो गया, ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आईटी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। और सेक्टोरल फंड्स क्यों लेने? मल्टी कैप म्यूचुअल फंड लो इस समय पे, स्मॉल कैप में डालना पैसा, स्मॉल कैप के अंदर पैसा डालो अगर आप 7-8-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपका पैसा गिरेगा। देखो ऐसा नहीं गिरेगा ये मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जब सबका पैसा गिरता है तो भाई आपका भी गिरेगा, मेरा भी गिरेगा, झुनझुनवाला जी का भी गिरेगा। मेरे पोर्टफोलियो के हाल तो कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अप टू 30% तक गिर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि इस गिरावट के अंदर 26% बढ़े हैं। इसका एग्जांपल दे दूं तो देखो जो गिरे हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस गिरा है ऑल टाइम हाई से करीब 20-25% के आसपास। जो चढ़े हैं बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स काफी ज्यादा चढ़े हैं। तो पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन करना है कि भाई एकदम से पंप आए तो भाई पैसा बने। और ये जो गिरावट है ये ऐसी गिरावट नहीं है जो रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉलिड कंपनी है। मैं होल्ड कर रहा हूँ लंबे समय के लिए, है ना, कि थोड़े टाइम के बाद ये चलेंगे, रेवेन्यूज आएंगे। तो इसी वजह से पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन करना है। तो जब गिरता है तो सब गिरता है, पूरी मार्केट गिरती है, लेकिन क्या रिकवरी में आपका पोर्टफोलियो रिकवर कर पाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन है आपका खुद से। ये आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए। और मेरे हिसाब से स्मॉल कैप कंसोलिडेशन में जाएंगे ना, शॉर्ट रन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स आपको मिलने वाले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। लेकिन मैं ये चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ कि अगर इकोनॉमी हमारी अच्छी रही, हमारा देश ग्रो करता रहा, हमारे देश पैसा कमाता रहा, पॉलिसीज कोई मेजर इश्यूज नहीं हुए, मतलब कोई टैरिफ नहीं लगा हमारे ऊपर, तो नेट यहाँ से बहुत मेजर गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा टाइम करेक्शन
करेक्शन होगा ताकि वैल्यूएशन थोड़ी सी सही हो। एंड देन जो हमारी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है इस समय पर, जैसे इंटरेस्ट रेट कट हो गया थोड़ा थोड़ा, वो होना शुरू हो चुका है, हमारे पास जो बजट आया वो बहुत अच्छा हुआ, तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगी और इकोनॉमी वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी। बट बशर्त ये है कि अमेरिका से कोई मेजर टैरिफ ना लगे। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ, डिफेंस में कुछ नहीं होने वाला, निकलो यहाँ से, कोई सेंस नहीं बनता। एसबीआई पीएसयू के अंदर कुछ सेंस नहीं बनता रोकने का, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने वाला, कोई पंप नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, वो हो गया जो होना था। अब ये डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे जो हमारी पास डेटा बताता है उसके बेसिस के ऊपर। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप की, तो अगर आप 7-8 साल 10 साल के लिए हो तो भाई इन्वेस्टेड रहो। अगर आप 7-8 साल 10 साल के लिए नहीं हो तो आपको रिस्क देखना पड़ेगा, ये तो रिस्की है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कौन से सेगमेंट्स अच्छे रहने वाले हैं, जितना मैंने आपका कमेंट पढ़ा और जो मैं समझा, आप एक लो टू मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो तो भाई मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप अच्छे रहेंगे आपके लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। अब बात करते हैं कि एडवाइजर से कैसे बचें। एडवाइजर से क्वेश्चंस पूछना जरूरी है कि अगर आप कह रहे हो डिफेंस फंड चलेगा, क्यों डिफेंस फंड चलेगा? वो बोलेगा भाई फ्यूचर ग्रोथ है। आप बोलो अमेरिका से ज्यादा हो सकता है, वो बोलेगा नहीं। बोला हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, वो बता नहीं पाएगा, बिकॉज एडवाइजर्स की जो एक बेसिक इशू है कि वो नेट म्यूचुअल फंड सेंट्रिक होते हैं। वो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स इसके सेंट्रिक होते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड सेंट्रिक होते हैं। और मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत सारे एडवाइजर से मिला हूँ और मेरे को भी रेगुलर प्लान चिपकाया गया है जो सिर्फ रिटर्न्स पे बात करते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है हर किसी का टोटली अलग हो सकता है। तो अगर आप एडवाइजर से मिल रहे हो तो भाई हमेशा क्वेश्चंस पूछो कि क्यों चलेगा, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट्स लगते हैं, क्या हम इसके अंदर ग्लोबल बन सकते हैं, क्या ये समय पर अंडर वैल्यूड है, क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है इसकी, क्या टेल विंड है इसके पीछे, क्या ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही नहीं कर रही, ये आपको नेट पूछना है। स्मॉल कैप के अंदर क्या हम पीक पे तो नहीं बैठे, कितना टाइम हो सकता है, वो बोलेगा लॉन्ग टर्म। बोलो कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि भाई कितना लॉन्ग टर्म, अच्छा 15 साल के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। रियलिस्टिक कोई नहीं बता सकता, बट समवट अराउंड क्या मेरे को रिटर्न मिलेंगे, इस बीच में मेरी जर्नी कैसी रहेगी। तो जब आप बैठते हो ना, देखो जब आप फ्रिज लेने जाते हो तो आप 100 चीज़ें देखते हो, फंक्शनैलिटी क्या है, डीप कूल है या नहीं है, -1 तक जाएगा नहीं जाएगा, डबल डोल है, सिंगल डोल है, मतलब फ्रिज है या फिर तबाही है, रॉकेट तो नहीं बन जाएगा। जब आप ये सारी चीज़ें पूछते हो एक फ्रिज लेने से पहले, माइक्रोवेव बेड लेने से पहले, तो म्यूचुअल फंड में आपकी हार्ड एंड मनी जाएगी। हर एक चीज़ डीप में जाके पूछो। अगर आप नहीं कर रहे ये चीज़ तो भाई सबसे बड़ा गड़बड़ काम है और आप खुद को डिससर्विस कर रहे हो, किसी और को नहीं। और अगर आप नहीं करोगे कि भाई अपनी जिम्मेदारी खुद लूँ मैं, तो आप फंसोगे। एंड ऑफ द डे आपका पैसा जाएगा, क्योंकि भाई कोई भी इंसान लाइबल नहीं है आपके पैसों के लिए। तो जब भी डिसीजन लेनी है खुद का थॉट प्रोसेस लगाना ही लगाना है, क्योंकि एडवाइजर को ये समझ आता है कि भाई वो कमीशन कमाएगा, वो आपको रेगुलर प्लान चिपकाएगा जहाँ पे ज़्यादा कमीशन होगा, वो एमसी चिपकाएगा आपको। सो खुद का दिमाग बिना लगाए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, जो मेरा गाइडेंस है वो समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।